तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिलहाल जहां पर वो पिंक लेडी थी उसके सामने का स्क्रीन कोलैप्स कर जाता है और जो आउटर रियल्म के लोग थे इन पर चार्ज करते हैं। अब आगे किंगशुई को हमें दिखाया जाता है उनके अंदर जो भी आखिरी पावर होगा फिलहाल वो उसे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वैसे भी शायद उन्हें किसी ने पॉइजन कर दिया था। वैसे भी वो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, टीचर को खो चुके हैं, लवर तो जा ही चुकी है, फ्रेंड्स भी जा ही चुके हैं, और शायद वांगलिंग भी मर चुका है इन लोगों के हिसाब से। और इस पिंक लेडी को ये लूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इनके जो डॉटर की सोल की हो रहा है वो इस लेडी के अंदर है। इस लेडी को इन्होंने कई बार देखा था बट बोल नहीं पाए थे। हालांकि अभी भी ये सीरियसली इंजर्ड थे, और जैसे कि मास्टर होंगशन ने बोला भी था कि 45 मिनट से ज़्यादा ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। बट शायद ये इनके लिए काफ़ी था, या एटलीस्ट ये 45 मिनट तक अपनी बेटी को सफ़र होते हुए नहीं देख सकते थे। और ये दहाड़ मारते और सीधा उस प्लेनेट की तरफ बढ़ जाते ऑल्टर से। आंखों से इन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि धीरे धीरे वो पॉइजन का असर हो रहा था। और उधर से वो बर्ली मैन चार्ज कर रहा था पिंक लेडी की तरफ। पीछे में और बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे, बट ये पिंक लेडी जो कि अभी बहुत वीक हो चुकी थी, काफी थक चुकी थी, फिर भी आगे चार्ज करती है। मृत्यु से इसे डर नहीं लगता था। और उधर वो बर्ली मैन वो सीधा अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, और हाथ जब आगे बढ़ाता है तो एक ब्लैक विंड जैसा थंडर के पावर में, क्योंकि ये थंडर पावर को यूज करता था विंड के साथ, वो आगे बढ़ता है। और इसे ब्लॉक करने वाली बस अकेले पिंक लेडी थी। बर्ली मैन देखता है कि तुम्हारे जैसे चीटी जैसे कल्टीवेटर मुझे ब्लॉक करेंगे, और इस बंदे का मेन मकसद इस पूरे प्लेनेट को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन जब ये 100 फीट के रेंज में था पिंक लेडी के, तभी इसका एक्सप्रेशन बदलता है, मानो एक ऑल्टर से बीस्ट आ रहा हो। उसके अंदर ऐसा पावर था जो कि हेवेंस को डिस्ट्रॉय कर दे। वो पावर था जिसे हम फादरली लव कहते हैं। अचानक से चारों तरफ बर्फ होने लगता है और बीच में रेड लाइट चमकता है, और किंगशुई बाहर निकलते हैं। उनका स्पीड स्पीड जो था वो एकदम लिमिट पे था। स्लॉटर एसेंस पूरी तरह से बाहर निकल रहा था। बर्लीमैन जानते थे किंगशुई को, पता भी था कितने स्ट्रांग है। निर्वाणा वॉइड में किंगशुई का कोई मैच ही नहीं था। अब ये जो इनके ऑरा फोकस किया था बर्लीमैन ने, वो प्लेनेट को छोड़कर किंगशुई पर फोकस करने लगते। लेकिन किंगशुई का मैडनेस इस समय पीक पर था, और वो जो ड्रैगन था जो उस बर्लीमैन ने बनाया था वो पिंक लेडी के भी बहुत करीब था, उसे टच ही करने वाला था। और किंगशुई वुमेन के बहुत करीब पहुंच जाते, थंडर ड्रैगन को पकड़ ही लेते और साइड में फेंक देते। और थंडर ड्रैगन उस इनके स्लॉटर ऑरा की वजह से, जिसमें बर्फ पूरी तरह से जम जाता है, वो मारा जाता है। बर्लीमैन भी, क्योंकि उसका ड्रैगन कहीं ना कहीं कनेक्टेड था उससे, तो वो डर जाता है, खून की उल्टी करने लगता है। लेकिन फिर भी उसका जो हैंड अटैक था वो उसे नीचे बढ़ाता है, चॉप टाइप। बट किंग्सुई भी बदले में अपने अटैक को लॉन्च कर देते। बर्लीमैन को समझ में आ जाता है कि वो मरने वाला है, क्योंकि जो किंग्सुई की हो रहा थी खतरनाक लेवल का स्लॉटर एसेंस था। और इस अटैक की वजह से बर्लीमैन और पीछे जाके गिरता है, मानो किंग्सुई ने उसे दो भागों में काट दिया था, सर से लेकर के पेट तक। बट पूरी बॉडी नहीं कटी थी, क्योंकि किंग्सुई भी अपने किलिंग अटैक को पूरा नहीं कर पाए थे। वो वैसे भी कमजोर थे, खुद भी मर रहे थे। फिलहाल वुमेन इन पिंक इन्हें पकड़ लेती है, और किंग्सुई की आंखों में आंसू थे अपनी बेटी को देखकर। वुमेन इन पिंक बहुत कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसे पता था कि ये कौन है, कितने मतलब पावरफुल थे, बट जानती नहीं थी कि इनका रिलेशन क्या है। बट वो बर्ली मैन जो कि अभी मरा नहीं था, वो काफी खुश हो जाता है ऐसा किंगशुई को इस हालत में देखकर। उधर दूसरी तरफ सेम टाइम पर मूविंग में के आसपास का जो लाइट स्क्रीन था, वो जो जिस प्लेनेट पर थी, वो भी कोलैप्स करने लगता है। और वो जो एविल लुकिंग यंग मैन था वो चार्ज करता है मूविंग में पर, कि यार लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म की लवर है ये, मजा आएगा। मूविंग में भी हम मरने को तैयार थे, गॉड सेक्ट के लोग भी इसके साथ मरने को तैयार थे। उधर बाहर में प्लेनेट फॉर्मेशन के बाहर में किंगलिंग, वो जो वुमेन थी समन रिवर की, और मास्टर होंगशन, ये लोग आर्केन वॉइड कल्टीवेटर से बैटल कर रहे थे। और वो खुद भी लाइफ और डेथ स्ट्रगल में फंसे हुए थे। पर तभी अचानक से प्लेनेट फॉर्मेशन के आसपास एक बड़ा सा रिफ्ट बनता है, जो कि आउटर रियल्म से आ रहा था। ये जो ऑरा का पावर था, एक पैलेस उसके अंदर से बाहर निकलता है। ये एक होली टेम्पल था जिसे लोग सॉवरिन का पैलेस कहते हैं। तो सॉवरिन पहली बार अपने रियल बॉडी के साथ अब इन रियल में आ चुका था। उसके फेस को देखना मुश्किल था, हालांकि हाथ एकदम सूखे हुए थे, हड्डी के समान। और तुरंत ही मास्टर होंग शोंग पर, समन रिवर की लेडी पर, और किंगलिन पर यह अटैक करता है और बोलता है कि सभी चीज खत्म। एक बड़ा सा पाम प्रिंट अटैक इसका आगे बढ़ता है, और आसपास का स्पेस कोलैप्स करने लगता है। इनर रियल्म के जो भी कल्टीवेटर्स थे वो एकदम डर जाते हैं, प्रेशर इतना खतरनाक था। और दूसरी तरफ वो जो विंड एंड थंडर बर्ली मैन था, वो किंगशुई और उनकी बेटी पर दोबारा से चार्ज करता है। एविल लुकिंग यंग मैन मूविंग में पर चार्ज कर रहा था, बस अपनी ओरा से बाकी जो भी लोग थे गॉड सेट के, उन्हें दूर फेंक देता है। लेकिन इसी समय एक अलग ही चीख टाइप आवाज आती है ऑल हेवन और क्लाउड सी के बॉर्डर पे।
बल्कि ये चीख नहीं थी, ये आवाज़ थी एक तीर की, जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन पावर था, गुस्से का पावर था और स्लॉटर का पावर था। और सॉवरेन के पाम अटैक ने जो प्रेशर क्रिएट किया था, ये उसे रिलीज कर रहा था, हटा रहा था। वांगलिंग आ चुका था। उधर किंगशुई की आंखें बंद हो रही थी, बर्लीमैन क्लोज कर रहा था। बट किंगशुई अचानक से एक फैमिलियर ऑरा फील करते हैं, जो कि इनके जूनियर ब्रदर का था। पिंक लेडी भी उसी तरफ देखती है। बर्लीमैन कांप जाता है, उसे विश्वास नहीं होता है। मूविंग में जो कि अब मरने को तैयार थी, वो भी उसी तरफ देखती है। और दिखने में तो उसका बात ही अलग है। इसके चेहरे पर एक हैप्पी स्माइल था, मतलब वो इतना खुश कभी होती भी नहीं थी। डाओफेशियन जो कि मूविंग में से बस 100 फीट की कम सी दूरी पर पहुंच चुका था, वो भी उस ऑरा को फील करता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाता है और पीछे हटने लगता है। जो भी लोग वांगलिंग को जानते थे, जैसे जीजी फैम, जैन कोंगली, शेंगोंगू, फ्लेम स्पार्क, सभी लोग उसी तरफ देखते, उस तीर की तरफ जो कि स्पेस को चीरते हुए आ रहा था। एरो का जो एकदम ऊपर का हिस्सा था, वो सर्कल के समान था और उस एरो के ऊपर में एक बंदा खड़ा था। और इस बंदे के आसपास दो बड़े से पहिए देखे जा सकते थे। किंगलिंग भी एकदम, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वो एरो को तो जानते ही थे, बट इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि कौन है। होंगशान तो चौंक जाते कि वांगलिंग मरा नहीं है, सबसे खुशी की बात। और उसका कल्टीवेशन भी बढ़ चुका है, क्योंकि ये लोग शुरू से इधर ऑल हेवन में थे। और वांगलिंग जब वॉइड से निकला था, तो वो ब्रिलियंट वॉइड में प्रकट हुआ था, जहां पर उसे लॉन्ग पान वगैरह मिले थे, अगर आपको याद हो। तो आउटर रियल्म वाले तो शॉक्ड थे ही, इनर रियल्म वाले उनसे भी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा वो आर्केन वाइड कल्टिवेटर्स, जो वांगलिंग को मारने के लिए उस समय प्लान किए थे। खास करके दो सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन, कि यार ये मरा नहीं, और लीगुआंग धनुष। तो फिलहाल वो तीर सीधा सॉवरेन पैलेस की तरफ चार्ज करती है, क्योंकि वांगलिंग का मेन फोकस यही बंदा था। और जो सॉवरेन का पाम प्रिंट अटैक था, सीधा जाकर के ये तीर उसी से टकराता है। और इस समय पाम प्रिंट ट्रेम्बल करता है, उसमें से 7 कलर लाइट फैलती है, लेकिन तीर को सप्रेस नहीं कर पाती और एक अलग लेवल का शॉक वेव फैलता है। फाइनली पाम प्रिंट कोलैप्स कर चुका था और तीर और ज्यादा मानो फियर्स हो जाती है। इनर रियल्म पे जो खतरा था वो तो टल चुका था, और तीर पैलेस की तरफ बढ़ते जाती है। सॉवरेन जो कि एक रोप पहन के था, मतलब मुंडी ऐसा ढका हुआ था, एक हवा के झोंका की वजह से थोड़ा बहुत उठने लगता है। और सॉवरेन की आंखों में एक मैडनेस था, और ये बोलता है कि मैं, ये ओल्ड मैन यानी सॉवरेन, ये विश्वास ही नहीं करता कि ये लीगवांग धनुष मुझे मार सकता है। मतलब तुम्हारे पास उतना पावर नहीं, तुम इसमें उतना पावर जनरेट कर सको। और सॉवरेन सीधा तीर पे चार्ज करता है, फिर से 7 कलर लाइट से तीर पे अटैक करता है। लेकिन लाइट एक एक करके कोलैप्स करने लगती है, धीरे धीरे सभी कोलैप्स कर जाती है। वांगलिंग अभी भी इतना पावरफुल नहीं था कि सॉवरेन से फाइट कर सके, लेकिन फिर भी इस तीर को रोकने वाले इस दुनिया में बहुत कम लगे, और सॉवरेन उनमें से एक नहीं है। सॉवरेन पीछे हटते रहता है और अपनी ऑरा यूज करते रहता है। फिलहाल ये अपने ब्लड को यूज करता है, जो कि हल्का गोल्डन हो चुका था, क्योंकि ये भी सेलेस्टियल ब्लड लाइन से ही जुड़ा हुआ बंदा है। और एक गोल्डन सन ये बनाता है, इसका लॉ ऑफ ओरिजिन का पावर। पर तभी वांगलिंग चिल्लाता है कि यहां से निकलो, पाम प्रिंट सर्वेंट बॉय, क्योंकि भाई ये मैडमैन का सर्वेंट बॉय है। फिलहाल तीर इसके सन को भी एक्सप्लोड कर देती है, और सॉवरेन अब खून की उल्टी कर रहा था। इसके आसपास का जो ब्लैक रोप था वो भी निकल जाता है। अब इसकी जो सूखी सी बॉडी थी वो दिखती है, और सीधा जाकर के इसका जो पैलेस था उससे यह टकराता है। और तीर अभी भी आगे ही बढ़ रहा था, पैलेस को हिट करने वाला था। सॉवरेन तभी एक सील बनाता है। अब जो जायंट वेल था इसका, वो जो कुआं ये बनाता है, वो प्रकट होता है। वेल में मानो अपनी एक दुनिया थी। ये सॉवरेन का दूसरा जॉस फ्लेम रियल्म था, और ये किसी और ने नहीं, मैडमैन ने ही दिया था, सेलेस्टियल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट पे। तो इस समय कुएं में भी एक सेम तीर बनता है, कॉपी। और पानी में से निकलकर, कुएं में से मतलब उस धनुष पे, उस बाण पे मतलब चलता है। दोनों टकराते हैं। सॉवरेन फिर से खून के उल्टे करता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और अब ये बोलता है कि तुम मास्टर के इमॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी को यूज कर रहे हो, लेकिन तुम चाहते तो उस बॉडी को अपना बना सकते थे। तुम उस ब्लड लाइन को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो, अगर अब वांगलिंग अगर उस ब्लड लाइन को यूज कर रहा है, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। मतलब वो वांगलिंग की बॉडी के साथ मर्ज थोड़ी होगा, एक ट्रेजर ही है। और समय के साथ जितने बार लीगवांग धनुष यूज करेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बोलता है कि उस ब्लड से भी तुम कितने बार चला सकते हो, मैक्सिमम 2 बार। फिर तुम कभी सेलेस्टियल बन नहीं पाओगे, क्योंकि वो ब्लड तुम्हारे पास है नहीं, और तुम अलग ही कर चुके हो, क्योंकि सॉवरेन ने ही अलग किया था। लेकिन तब तक वो तीर सॉवरेन को भेज देता है। सॉवरेन की बॉडी कोलैप्स कर जाती है, पैलेस भी कोलैप्स कर जाता है। और इस समय बहुत सारे आउटर रियल्म के लोग देखते हैं कि ये पैलेस कोलैप्स कर रहा है, लेकिन सॉवरेन पूरी तरह से मरा नहीं था। अब तीर भी गायब हो जाती है, और सॉवरेन के जो फ्लैश थे वो फिर से मूव कर रहे थे, मतलब इकट्ठा होकर के, जुड़ के बनने लगते। वांगलिंग समझ जाता है कि ये बंदा सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन के 3 लाइफ स्पेल्स को भी जानता है। सॉवरेन रिवाइव हो चुका था, लेकिन इसका एक्सप्रेशन काफी फीका था। और इस बार ये भागता है सीधा जिस रिफ्ट से आया था। लोग देखते इसे भागते हुए, और सबकी फटी हुई थी उस तीर को देखकर। अब जो आर्क एंड वॉइड कल्टिवेटर्स थे आउटर रियल्म के, जैसे वो ओल्ड वुमेन,
वो दोनों एम्पीरियल कॉन्कुबाइन, फिर वो ओल्ड मैन इन ब्लैक, ये सब भी डरे हुए थे। फिर युनलू वो भी देख रही थी। ये थोड़ी दूर थी तो वांगलिंग के बस पीछे साइड को देख पा रही थी। तभी वांगलिंग बोलता है कि वैसे वो मेरी लवर नहीं है, लेकिन मेरे बेटे की माँ है। और तुमने क्या कहा था? वांगलिंग पलटता है और ये डाओ फेशियान को देखता है, जो कि मूविंग में से 100 फीट की दूरी पे था। डाओ फेशियान एकदम कांप जाता है जैसे वांगलिंग की आवाज़ सुनता है। जैसे पहले इसने सुना था कि वांगलिंग को मारने के लिए सॉवरेन और बाकी लोगों ने एक ट्रैप बनाया था, तो अभी इसे विश्वास नहीं हुआ था कि यार इतना भी पावरफुल थोड़ी होगा। लेकिन आज तो देख चुका था कि वांगलिंग में क्या काबिलियत है। एक एरो काफी था सॉवरेन की फाड़ने के लिए, और वांगलिंग तो अभी इसे देख रहा था। वांगलिंग की नजरें मानो तलवार के समान थी, जो कि सीधा इसके माइंड को ट्रैम्बल कर रही थी। अब इसे समझ में आता कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, था तो ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर। डरा तो हुआ था, लेकिन फिर मन को शांत करता है। ये जानता था कि मरने तो वाला ही है, अगर उम्मीद है तो मूविंग में। तो डाओ फिशियान इस समय जैसे वांगलिंग बोलता है, मुंह बिंगमे की तरफ चार्ज करता है कि मैं मुंह बिंगमे को पकड़ लूंगा, और फिर मतलब इसे सौदा कर सकता हूँ कि मुझे जाने दो, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। क्योंकि 100 फीट का दूरी थर्ड स्टेप कल्टीवेटर के लिए बहुत कम होता है। लेकिन भाई, देख कौन रहा है सामने से? वांगलिंग। ये इस चीज को भूल जाता है। अब ये मुंह बिंगमे के करीब जाता है। मुंह बिंगमे डॉज भी नहीं करती है। डाओ फिशियान को एकदम कोल्ड लुक दे रही थी। वांगलिंग शांत था, एक कदम बढ़ाता है, और डाओ फिशियान जितना सोच सकता है उससे खतरनाक स्पीड थी। मतलब डाओ फिशियान देख रहा था कि वांगलिंग वहीं पे है, लेकिन जब देखता है तो वांगलिंग आ चुका था। और वांगलिंग सीधा इसकी कलाई को पकड़ता है और बोलता है, लगता है तुम मरना ही चाहते हो। और वांगलिंग इसे उठा करके प्लेनेट के ऊपर पटक देता है। और जब इतना हो जाता है तब अब जाकर के बाकी लोगों की नजरें पड़ती है कि अच्छा वहां पे कुछ हो रहा है। अब वांगलिंग राइट हैंड को डाओ फिशियान के चेस्ट पे पॉइंट करता है। धीरे धीरे फिशियान का जो राइट हैंड था वो तो कोलैप्स कर जाता है। फिर एक बार और पॉइंट करता है, लेफ्ट आर्म कोलैप्स कर जाता है। मतलब गंदा मारता है इसे। कोई आउटर रिल्म का कल्टीवेटर बचाने भी नहीं आता, मतलब सबकी वैसे भी फट चुकी थी। पैर दोनों कोलैप्स करते हैं, फिर बॉडी को कोलैप्स करवाता है, सोल को एकदम सीरियसली इंजर्ड कर देता है, फाइनली मारता है। अब उधर वो जो बर्ली मैन था, जो कि किंग शुई और बटरफ्लाई पर अटैक कर रहा था, निकल ही गया मेरे मुंह से। वो जो पिंक लेडी, उनका नाम रेड बटरफ्लाई। तभी वांगलिंग उस तरफ देखता है और बर्ली मैन के पीछे प्रकट होता है। अब वो भाग रहा था। बर्ली मैन एक पाम अटैक वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन वांगलिंग इसे काउंटर करता है और इस बंदे के हाथ जो थे वो कोलैप्स कर जाते हैं और सीधा इसके चेस्ट पर एक टिप करता है। बर्ली मैन इस दौरान अपने ब्लड को यूज करके एक तीर बनाता है जिसमें थंडर पावर था, जो कि किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे ब्लड एरो कह सकते हो। ये बंदा विंड इसेंस के साथ थर्ड स्टेप में पहुंचा था, और इसके पास थंडर इसेंस भी था, जो कि कंप्लीट नहीं था। वांगलिंग देखता है, पहले इस ब्लड स्टॉर्म को कोलैप्स करवाता है और थंडर को देखता है, क्योंकि इस दुनिया के थंडर का ये मास्टर था। थंडर का अपना विल था, लेकिन वांगलिंग के सामने वो कोलैप्स कर जाता है। ये एक उंगली को आगे बढ़ाता है, जो कि तलवार के समान थी, और बर्ली मैन के गर्दन पर बढ़ा देता है कि तुमने मेरे भाई को इंजर्ड किया था, तो तुम इस दुनिया का सबसे गंदा पेन झेलोगे। अब इस बर्ली मैन का जो गर्दन था वो फूलने लगता है, और वांगलिंग का जो फिंगर था इसके ब्लड को बाहर निकाल रहा था। मतलब ये मोटा हो जाता है। अब ये मैं इसको क्या ही बताऊं, कुछ ज्यादा ही गंदा मारता है, बस समझ लो मार देता है। मतलब इसको तड़पा तड़पा के मारता है, ओरिजिन सोल को बाहर निकाल लेता है। फिर इसके जो भी सेंसेस थे उससे बाहर निकाल लेता है कर्मा के हिसाब से। अब वांगलिंग किंगशुई के करीब पहुंचता है, जिनकी आंखें बंद हो रही थी, मरने ही वाले थे। बट वांगलिंग अपने पावरफुल कल्टीवेशन से वो जो 7 टाइप के पाइथन्स टाइप जहर थे या जो भी, उन्हें बाहर निकाल देता है। किंगसुई हालांकि बेहोश हो चुके थे, बट अब उन्हें कुछ वैसा फर्क नहीं था। उनकी वाइटैलिटी लौटने लगती है, और वांगलिंग ने जो उस बंदे का बॉल ऑफ फॉग निकाला था वो किंगशुई में एंटर करा देता है कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें उस बंदे की पूरी ऑरा थी। अब वांगलिंग पिंक लेडी की तरफ देखता है, जो कि इससे ही देख रही थी। फिर ये आसमान की तरफ देखता है, और वांगलिंग अब बोलता है कि आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स, क्योंकि तुम लोग मान रहे नहीं हो, 100 साल से इनर रियल्म पे लगातार बैटल चार्ज कर रहे हो और बहुत सारे लोगों को मार चुके हो और जाना चाहते नहीं हो, तो ठीक है फिर आज मरो। और अब ये आगे बढ़ता है। ये देखकर इनर रियल्म के जो भी कल्टीवेटर्स थे काफी एक्साइटेड थे। उनके अंदर भी वो बैटल की भावना और जाग जाती है। कोई भी अब प्लेनेट फॉर्मेशन के अंदर छिप नहीं रहता, सीधा आगे निकलता है। आगे बढ़ने वालों में किंगलिन, होंगशान, वुमेन इन पर्पल, मूविंग में गॉडसेप्ट और बाकी लोग थे। मतलब अभी भी इनर रियल्म से 80,000 लोग बचे हुए थे। और वांगलिंग जो इसके आसपास एक व्हील था उससे बोलता है, लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन, सप्रेस ऑल लाइफ। और इस समय जो लाइफ और डेथ फील्ड था उससे एक प्रेशर निकलता है, जो कि आउटर रियल्म कल्टीवेटर्स पर एक फोर्स डाल रहा था। और इस प्रेशर की वजह से ये लोग ब्लड वॉमिट करने लगते, कुछ तो मर भी जाते, लेकिन वो बहुत सारे थे तो फिलहाल वो फिर से चार्ज करते। बट वांगलिंग इधर अब सीधा वो जो आउटर रियल्म के आर्केन वॉइड कल्टीवेटर्स थे उन पे चार्ज करता है। इसका मकसद इन्हीं को मारना था। और वांगलिंग की नजर वो जो सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन थे, जिसके पास वो हार्प था, जो म्यूजिक से वांगलिंग को उस समय मारना चाहती थी,
इस वुमन ने वांगलिंग के ऊपर एक स्पेल यूज किया था, 5 बरियल स्पेल, जो बहुत पेन दिया था। इसके अंदर के ऑर्गन्स कोलैप्स कर रहे थे, तो इसे भूल कैसे जाएगा। चाहे कितने भी सुंदर हो, वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता था। अब ये ऐसे मारना चाहता था। जो भी बीच में आता उसे तो ये निपटाते जाता है। जो भी मरते थे, वांगलिंग उनके हेड को इकट्ठा कर लेता था। मतलब वो वांगलिंग के पीछे ही चलते थे और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती रहती है। अब वांगलिंग जिस पर फोकस करता तो सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुपाइन, उन्हें समझ में तो आ जाता है, वो पीछे हटती है। हालांकि वांगलिंग अभी स्पिरिट वॉइड के मिड फेज में था, लेकिन फिर भी एक डर तो इन्हें आता है, खास करके ली गुआंग धनुष की वजह से। पीछे जो इसका खोपड़ियाँ इकट्ठा हो रही थी, मानो ऐसा फीलिंग दे रही थी कि ये बंदा दुनिया को खत्म कर देगा। और पलक झपकते ये इंपीरियल कॉन्कुबाइन के 1000 फीट के रेंज में आ जाता है और दूसरे कदम में 100 फीट के रेंज में था। और इंपीरियल कॉन्कुबाइन फील करती है ये हार्प वाली कि गजब का किलिंग इंटेंट ये लेकर आ रहा है। और फाइनली ये लेडी वो एंशियंट हार्प को फिर से निकाल लेती है और साउंड बजा करके, यानी म्यूजिक वेव से वांगलिंग पर अटैक करती है। वांगलिंग के एंशियंट गॉड स्टार्स रोटेट करना शुरू करते। साइज नहीं बढ़ाता ये, बेसिकली एंशियंट गॉड पावर को फोकस कर रहा था, ताकि ये जो म्यूजिक आ रहा है इसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। और वांगलिंग आगे बढ़ता है बाकी चीज़ों को छोड़कर। अब इंपीरियल कॉन्कुबाइन और डर जाती है, मतलब सीरियस हो जाती है, और फिर से वही टेक्निक यूज करती है, 5 बरियल स्पेल, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, लंग्स, किडनी, और वांगलिंग पर प्रेस डाउन करती है। और वांगलिंग को फिर से पेन होता है, बट वो पहले जैसा थोड़ी था। अब ये स्पिरिट वॉइड के मिड फेज में एंशियंट गॉड बॉडी आराम से आर्कन वॉइड को मार सकता है, तो पेन को बर्दाश्त करता है। इसका स्पीड तेज था कि निपटा ही तो, और एक पंच मारता है। और इस समय इसके पीछे में एंशियंट हेड भी प्रकट होता है, तीनों एंशियंट क्लैन के शैडोज। पंच इतना पावरफुल था कि आउटर रिल्म के कल्टीवेटर्स भी इसे फील करके ही डर जाते हैं। और पंच सीधा जाकर के इंपीरियल कॉन्कुबाइन से टकराता है, इनके 5 बरियल स्पेल से टकराता है। पंच कोलैप्स तो कर जाता है, पर इंपीरियल कॉन्कुबाइन पीछे भाग रही थी, खून की उल्टी करते हुए। वांगलिंग के मुंह से भी हल्का सा ब्लड आता है। पहले ये इंपीरियल कॉन्कुबाइन के शैडो से बैटल किया था, एवतार से, बट इस बार ये रियल बॉडी था। ये भी सेलेस्टियल इमोर्टल कॉन्टिनेंट की है। लेडी और डरी हुई थी, इसे तो पता ही था कि यार ये केव वर्ल्ड है, तो इसीलिए ये मरना भी नहीं चाहती थी यहाँ पर। वांगलिंग अपनी इंजरीज को इग्नोर करता है, आगे बढ़ता है। अब लेडी यानी इंपीरियल कॉन्कुबाइन एक गोल्डन शील्ड बनाती है, जिसमें सेलेस्टियल ब्लड लाइन का इसके पावर था, जो कि एक प्रेशर दे रहा था। ये बोलती है कि वांगलिंग देखो, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ वैसा नहीं है। और स्पेस के थ्रू ये भागने वाली थी, मतलब इस टेक्निक को यूज करके। इधर वांगलिंग ली गुआंग धनुष फिर से निकालता है, लेडी भागती है, वांगलिंग धनुष को फिर से गायब कर देता है। इसने इस धनुष को जानबूझ के निकाला था, ताकि आसपास के कोई इस पर टेक्निक अपने यूज ना करें, उनकी फट जाए। इंपीरियल कॉन्कुबाइन भाग रही थी, तभी वांगलिंग स्टॉप बोलता है और लेडी की बॉडी स्टॉप हो जाती है। और ये इसे ब्रेक भी कर लेती, क्योंकि इसके पास सेलेस्टियल ब्लड लाइन था। लेकिन उतना समय वांगलिंग के लिए काफी था। वांगलिंग करीब आ चुका था। ये एक सील बनाता है, ब्लैक वेंट, ब्लैक ड्रैगन्स में बदल जाते हैं, बारिश होने लगती है। ये बाईफान के सेलेस्टियल स्पेल्स थे, बट ये सेटअप था, क्योंकि वांगलिंग को यूज करना था आखिरी स्पेल, डार्क मून क्लियर स्काई, जिससे इसने किसी को मारा भी था, मुझे जितना याद आ रहा है, या एटलीस्ट सीरियसली इंजर्ड किया था। और जैसे स्पेल को ये यूज करता है, एक ब्लडी मून प्रकट होता है और उसका शैडो सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन की बॉडी पर पड़ता है। और वांगलिंग बोलता है डार्क मून क्लियर स्काई। अब लेडी के ऊपर मून मार्क बन चुका था, ये चीखने लगती है और इसका चेहरा, मतलब उसमें दरारें आने लगती है। अब इस लेडी को बहुत गुस्सा आता है, ये वांगलिंग पर चार्ज करती है। दोनों अब अपने अपने स्पेल्स यूज कर रहे थे, बट इंपीरियल कॉन्कुबाइन बार बार पीछे हटती है, खून की उल्टी करती है। वांगलिंग भी थोड़ा ब्लड वोमिट करता है, लेकिन वो कुछ कदम ही पीछे जाता है और अब ये वॉर स्पिरिट प्रिंट बनाता है। और जैसे सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन इसे देखती है, उसका एक्सप्रेशन बदलता है। ये फिर से एक सीलिंग टेक्निक बनाती है, अपनी एनर्जी को गैदर कर रही थी। इसके पीछे में एक शैडो बनता है, लेकिन जब तक शैडो पूरी तरह से बन पाता, वांगलिंग की आवाज इसके माइंड में जाती है। ये बोलता है कि कल्टीवेटर हो ना तुम, सेलेस्टियल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट की, 7 डाओ सेक्ट के मास्टर की कॉन्कुबाइन हो, राइट? तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता है। अब इसके वजह से ये स्पेल को यूज करने में हिचक जाती है, क्योंकि क्या सुन लिया इसने, मतलब इसे सब पता है। और इसी समय वांगलिंग ब्लडी स्वॉर्ड को निकालता है और स्लाइस डाउन कर देता है। वांगलिंग के अपने प्लान रहते थे जब ये मारना चाहता था, और वो थोड़े समय के लिए काम करते थे, बट काम कर जाते थे। जैसे इसने अभी ये टाइमिंग पे यूज किया कि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कौन हो। जैसे कि जब ये लेडी कुछ अपना वो ब्लड लाइन स्पेल यूज करने वाली थी, तो वांगलिंग ने ली गुआंग धनुष निकाल लिया था, फिर लेडी भागती है। और जैसे अभी ये कोई और चीज यूज करने वाली थी, वांगलिंग इसे बोल देता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, और ये काफी था। इधर वॉर स्प्रिंट प्रिंट भी आगे बढ़ चुका था और ब्लडी स्वॉर्ड साथ में था। ये लेडी चीखती है, लेकिन वो काफी नहीं था, इसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सोल भी कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग भी इधर थोड़ा ब्लड वॉमिट करता है, लेकिन मरते मरते ही लेडी अपने ब्लड लाइन स्पेल को यूज करके जाती है, तो वांगलिंग की बॉडी में वो एंटर कर जाता है। वांगलिंग एक को तो मार चुका था, बट ये भी इंजर्ड हो चुका था। और वांगलिंग अभी एक ऑरा फील करता है, क्योंकि ये इंजर्ड था। पीछे से वो जो ओल्ड मैन इन ब्लैक था, जिसने वांगलिंग पर पहले भी अटैक किया था,
वो जो लाइफ और डेथ क्राइसिस वाले अटैक में वो एक अटैक लॉन्च कर देता है कि यार ये तो इंजर्ड है, सही मौका इसे मारने का। वांगलिंग का कोल्डनेस और बढ़ता है। वांगलिंग भागता है और जो आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स थे उन्हें ड्रेन करने लगता है, उनकी वाइटैलिटी को, वो जो किंगशुई वाला स्पेल था। लेकिन ये ब्लैक मैन इसे फॉलो करता है। वांगलिंग इसमें धुंध के समान था, लेकिन ये बंदा वांगलिंग को फॉलो कर रहा था और फिर से इस पर एक स्वॉर्ड अटैक मारता है। इधर वांगलिंग फॉग से फिर से अपनी बॉडी को बना लेता है। इसकी इंजरीज रिकवर कर चुकी थी। इतने सारे लगभग 10,000 से ज़्यादा कल्टिवेटर्स को ये पलक झपकते डिवोर कर चुका था और वांगलिंग का किलिंग इंटेंट तो बढ़ ही चुका था। ये तुरंत ही बोलता है कर्मा फॉर्मेशन। दूसरा जो पहिया था वो प्रकट होता है, जो कर्मा फॉर्मेशन इसने बनाया था। कर्मा का पहिया, कर्म का पहिया आगे बढ़ता है और इस स्वॉर्ड अटैक से टकराता है। ओल्ड मैन की जो स्वॉर्ड एनर्जी थी वो कोलैप्स कर जाती है और वो खून की उल्टी करते हैं। कर्मा फॉर्मेशन भी कोलैप्स कर जाता है, लेकिन वांगलिंग को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वांगलिंग हंस रहा था। इसका हैंड एक सील बनाता है और ये बोलता है कर्मा फॉर्मेशन, अपना फॉर्म ले लो, शेप ले लो, क्योंकि इस बंदे का जो तलवार था वो एक कार्मिक कॉज था मेरे फॉर्मेशन के लिए। अब पहिए का टूटना वो कार्मिक इफेक्ट है, तो कर्मा फॉर्मेशन ओपन। जैसे वांगलिंग बोलता है, ये जो कर्मा फॉर्मेशन टूटा था वो क्लाउडी गैस में बदल जाता है, 50,000 से भी ज़्यादा कर्मा गैस में, और फैलने लगता है। और इस बंदे ने जो तलवार चलाई थी तो उसका जो स्वॉर्ड एनर्जी था वो 50,000 स्वॉर्ड एनर्जी में बदल जाता है और कर्मा फॉर्मेशन में मिक्स होने लगता है। और इस स्वॉर्ड एनर्जी को वांगलिंग जो भी आउटर रियल्म के कल्टिवेटर्स थे उन पर डायरेक्ट कर देता है। मतलब 50,000 स्वॉर्ड एनर्जी तो 50,000 कल्टिवेटर्स को मार देती है। और वांगलिंग बोलता है कि सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइन को मारना मुश्किल था, लेकिन तुम आर्केन वॉइड के अर्ली फेज में हो, तुम्हें मारना ईजी है। और ओल्ड मैन की तरफ ये पढ़ता है और बोलता है मेरा लेफ्ट हैंड लाइफ है, राइट हैंड डेथ है, लाइफ एंड डेथ सील। ओल्ड मैन जो भी स्पेल यूज कर रहा था वांगलिंग को फर्क ही नहीं पड़ता, ये आगे बढ़ता है। लेफ्ट हैंड आगे बढ़ता है, राइट हैंड भी आगे बढ़ता है। बीच में ओल्ड मैन लाइफ और डेथ और के बीच में फंस जाता है और उल्टी करता है खून की। ये एक स्पेल बना रहा था, वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, ये आंखें बंद कर लेता है। तो बंद करने के बाद सभी चीज फॉल्स है, तो ओल्ड मैन के स्पेल से आर पार निकल जाता है। अभी अपना पाम आगे बढ़ाता है ओल्ड मैन के चेस्ट पर और फिर उसे बंद करने लगता है, मुट्ठी में बदलने लगता है, खींचता है पीछे, यानी कर्मा प्रिंट। तो इस बंदे के जो भी सेंसेस थे बाहर आने लगते अपने आप। और वांगलिंग फिर उसको क्रश कर देता, तो ओल्ड मैन के जो सेंसेस बाहर आए थे वो कोलैप्स कर जाते। अब वांगलिंग स्टोरेज स्पेस खोलता है और 7 कलर नेल निकालता है और आगे फेंक देता है ओल्ड मैन के चेस्ट में। और ओल्ड मैन अब और ज्यादा ब्लड वोमिट करता है, भागता है। वांगलिंग उसका फिर से पीछा करने वाला था, पर तभी दूसरी जो सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइन थी ब्लू ड्रेस वाली, वो आगे बढ़ती है और एक ब्लू रिबन से वांगलिंग पर अटैक करती है। बट इस वुमेन के पीछे किंगलिंग भी आ रहे थे। उधर जो वुमेन इन पर्पल थी समन रिवर वाली, वो बहुतों को मार चुकी थी, निर्वाणा वाइट कल्टिवेटर्स को। आखिरी 2 से बैटल कर रही थी। वो जो आर्कन वाइट की एक ओल्ड वुमेन थी आउटर रियल्म की, वो और एक और इंपीरियल कॉन्कोबाइन थी जो कि मास्टर होंग शंग से बैटल कर रही थी। वांगलिंग जानता था अगर ये आर्कन वाइट कल्टिवेटर्स नहीं मरेंगे आउटर रियल्म वाले तो बैटल खत्म नहीं होगा। ये पलटता है, इसके एंशिएंट गॉड स्टार्स चमकते हैं, एम्परर फर्नेस बाहर निकलता है, बड़ा होने लगता है और ये जो सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइन थी और ओल्ड मैन इन ब्लैक जो भाग रहा था उनके ऊपर आ जाता है। उसकी किंगलिंग भी वहीं पर थे, लेकिन उन्हें ये बाहर फेंक देता है और इन दोनों को डिवोर करके छोटा होने लगता है। लेकिन दोनों को रिफाइन करना मुश्किल था, तो अंदर में ऐसा लग रहा था एम्परर फर्नेस ब्रेक कर जाएगा। बट वांगलिंग अब एम्परर फर्नेस के ऊपर जाके बैठ जाता है, उसमें हल्का सा अपना ब्लड यूज करता है, एंशिएंट गॉड स्टार्स को टच करता है, फिर एम्परर फर्नेस को एक गोल्डन ब्लड निकालता है इसका जो इमॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी का था और एम्परर फर्नेस पर डाल देता है। दोनों ब्लड लाइन थे, सेलेस्टियल ब्लड लाइन भी और एंशिएंट ब्लड लाइन, दोनों यूज करता है और बोलता है कि मैं इन दोनों को यूज करके तुम दोनों को 100 मिलियन सालों के लिए फ्यूज सील करता हूँ। ये वांगलिंग का सेल्फ क्रिएटेड स्पेल था। फ्लोइंग टाइम को ये यूज करता है और एम्परर फर्नेस में उससे भी डाल देता है। स्टोन डोर प्रकट होता है और समय पीछे जाने लगता है। और अभी का जो वांगलिंग का कल्टीवेशन है समय फ्लो करता रहेगा, हालांकि वांगलिंग को इस ऑरा को यूज करने में अच्छा खासा मशक्कत करना पड़ता है। और फिर ये बोलता है कि सीनियर किंगलिंग, मास्टर होंगशन, समन रिवर के सीनियर, आप तीनों मिलकर के वो जो आखिरी 2 आर्कन वाइट कल्टिवेटर्स हैं इन्हें होल्ड करो ताकि मैं लाइफ और डेथ, कर्मा और ट्रू और फॉल्स फॉर्मेशन को बना सकूं। तीनों हाँ में सर हिलाते। वांगलिंग की आंखों में एक मैडनेस था, ये जानता था कि ये बैटल पूरा 7 कलर डाउविस्ट और ओल्ड कोस्ट जान की वजह से हो रहा है, लेकिन आउटर रियल्म वालों को तो मैं निपटा ही सकता हूँ। और ये जानना भी चाहता था कि वो दोनों क्या ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।